कहते हैं कि जुर्म के निशा कभी नहीं मिटते। मुजरिम चाहे कितना भी सातिर हो, सबूत मिटाने के लिए भले ही किसी भी हद तक क्यों न चला जाए, लेकिन कानून का फंदा उसके गले तक पहुंच ही जाता है। कत्ल का एक ऐसा ही मामला मुंबई पुलिस के सामने आया। एक महिला का कत्ल करने के बाद कातिल किसी साए की तरह गायब हो गया। ना कोई सीसी फुटेज, ना कोई सबूत और ना ही कोई कातिल तक पहुंचने का सुराग। लेकिन कातिल की एक गलती से पुलिस की हथकड़ी उसके हाथों तक पहुंच गई। आखिर क्या थी वो गलती जिसकी वजह से कातिल के हाथों तक हथकड़ी पहुंच गई? साथियों, इस की सच्चाई जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार संजय वारदात 365 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, तारीख थी 15 अप्रैल 2021 का दिन था और जगह थी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का भांडुप का इलाका। सुबह के वक्त पुलिस को एक खबर मिलती है कि एक घर के अंदर महिला का कत्ल हुआ है और महिला का नाम रतनबेन जैन है और उम्र लगभग 70 साल है। वो पिछले करीब 28 वर्ष से अपने घर में अकेली रहती थी और लोगों को ब्याज पर रुपए देने और खाकड़ा बेचने का काम करती थी। इसी इलाके में उसके एक दोस्त का मकान था। मकान जो था काफ़ी, उसमें किराएदार रहते थे। उस मकान में रहने वाले किराएदारों से किराए भी वसूलती थी और वहीं पर रहती थी। पुलिस जब मौके पर पहुंचती तो पुलिस ने देखा कि उसके गले पर धारदार किसी हथियार से बेरहमी से हमला किया गया है। पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ाती है। पता चलता है कि घर में रखे हुए करीब 3.5 लाख रुपए के गहने भी गायब हैं और घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और न ही घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा था। ऐसे में पुलिस के सामने इस केस को सुलझाना काफ़ी मुश्किल काम हो गया था। फिर भी पुलिस ने तहकीकात के लिए आसपास के तकरीबन 250 परिवारों और 30 रिश्तेदारों से और कुछ अन्य लोगों से इसके बारे में पूछताछ की, लेकिन पूछताछ करने के बावजूद भी पुलिस को वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब कोई सुराग पुलिस को नज़र नहीं आया तो पुलिस ने कातिल का सुराग देने वाले के लिए 51,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। अब जब इनाम घोषित किया तो कत्ल की इस वारदात को लगभग 15 से 20 दिन हो चुके थे। कुछ भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। फिर भी लेकिन मामला पूरी तरह से लग रहा था कि ब्लाइंड मर्डर केस बनता जा रहा है। एक ऐसा केस जिसमें कि दूर दूर तक सुराग मिलने के आसार नजर ही नहीं आ रहे थे। ऐसे में कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाती है और पुलिस ने स्पेशल टीम बनाने के बाद ये फैसला लिया कि जिन लोगों से पूछताछ हुई है उनसे फिर एक बार सवाल जवाब किए जाएं। दोबारा से पूछताछ फिर शुरू होती है तो पुलिस को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके खिलाफ पुराना धोखाधड़ी का एक केस था, जो बाद में आपसी सुलह से ख़त्म भी हो गया था। व्यक्ति का नाम था इमरान मुन्ने मलिक, उम्र 24 वर्ष। इस व्यक्ति के बारे में एक बात और पता चली जिससे कि पुलिस का शक उसके ऊपर और बढ़ गया था। दरअसल कत्ल से पहले वह उसी इलाके में एक सैलून में काम करता था, लेकिन वह कुछ दिन से बेरोजगार था
पुलिस ने उसका धोखाधड़ी वाला मामला खंगाला तो पता चला कि उसने एक दीपाली राउत नाम की महिला ने उसके ऊपर 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी का एक केस दर्ज कराया था। अब पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और इमरान ने अपने आप को बेकसूर बताने की पूरी कोशिश की और उसने कहा कि वह इस केस में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन इस केस को सुलझाने वो पुलिस की मदद करेगा। इमरान की ये शब्द सुनकर के पुलिस समझने लगी कि हो सकता है इस व्यक्ति का हाथ ना हो और हमें इससे कुछ इस केस की लीड मिल जाए। ये कहकर के इमरान इसी बीच में पुलिस को चकमा देकर के उत्तर प्रदेश अपने गांव भाग गया। अब पुलिस को जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो उसकी कॉल डिटेल खंगाली गई। जब कॉल डिटेल खंगाली गई तो पता चलता है कि वह जो दीपाली राउत नाम की जो महिला थी उसके संपर्क में बराबर बना हुआ है। अब पुलिस ने दीपाली को भी हिरासत में ले लिया और दीपाली को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो दीपाली ने बताया कि इमरान ने उससे 8 लाख रुपए उधार लिए थे और जिन्हें वह लौटा नहीं रहा था। हालांकि बाद में समझौता हो गया था। उधर पुलिस की एक टीम इमरान को तलाशने के लिए यूपी में गई हुई थी और काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब इमरान से सख्ती से पूछताछ हुई तो वह टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस की पूछताछ पर इमरान ने बताया कि वह उस मकान में किराए पर रहता था जिस मकान का किराया रतनबेन जैन लिया करती थी। उधर दीपाली राउत के साथ उसका अफेयर चल रहा था और इसी बीच उसने दीपाली से 8 लाख रुपए उधार लिए थे। कोरोना काल की महामारी आई तो सैलून जो था वो भी बंद हो गया था और इमरान की नौकरी भी वहाँ से छूट चुकी थी। अब इमरान को दीपाली का जो 8 लाख रुपए था वो लौटाना भी था। अब वो काफ़ी परेशान था। दूसरा ये था कि मकान का किराया भी देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था और मकान का किराया कई महीने का रुक गया था और रतनबेन जैन भी कमरे का किराया उससे बार बार मांगने लगी थी और मांगती थी तो इमरान ने रुपयों की किल्लत से जूझते हुए एक पास में ही बेकरी की दुकान थी वहाँ पर नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे वह दीपाली का कर्ज फिर भी नहीं चुका पा रहा था। इसी दौरान इमरान के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसे पता चला कि रतनबेन जैन किराए से आने वाले सारे पैसे घर में ही रखती है और साथ में घर में लाखों रुपए के गहने भी रखती है। अब ऐसे में 15 अप्रैल को मौका पाकर के रतनबेन जैन के घर में घुस जाता है और घुसने के बाद धारदार हथियार से रतनबेन जैन का कत्ल कर देता है। फिर उसने घर में रखे हुए 3.5 लाख रुपए और कीमती गहने भी चुरा लिए। पूछताछ करने पर उसने बताया कि ये जो गहने थे वो उसने दीपाली को दिए थे। दीपाली से जब इस बाबत में पूछा तो दीपाली ने ये कबूल किया कि हाँ, उसने रतनबेन जैन के जो गहने थे वो उसको दिए थे और उन गहनों में से उसने 2 सोने के कंगन भी बेच दिए थे। अब पुलिस ने ये सब मामला देखने के बाद दोनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो साथियों, कातिल कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं
गलती करता है और गलती की वजह से पकड़ा जरूर जाता है। साथियों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आज की नई पीढ़ी को गलत कार्यों से जागरूक करना है। साथियों, अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।